नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने रामायण के अनछुए पहलू सेगमेंट 7 में। रामायण के अनछुए पहलू शुरू करने के पहले मेरा यही तर्क था कि हम उन पात्रों के बारे में, रामायण के उन पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे जिन पात्रों पे लेखनी कम चली है। वाल्मीकि रामायण ने रामचंद्र को ही केंद्र बिंदु मान करके रामायण लिखी है, इसलिए वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन उसके अलावा कई रामायण में इस पात्र की चर्चा की गई है। जी हाँ, आज मेरे अनछुए पहलू के पात्र है शांता, जो रामचंद्र की बड़ी बहन थी। रामचंद्र जी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अलावा उनकी बहन शांता भी थी। शांता के बारे में ही आज हम अपने अनछुए पहलू को छुएंगे। कौशल्या और दशरथ की पुत्री, जो सबसे बड़ी पुत्री थी शांता, वो बहुत ही विदुषी थी। वो विज्ञान, साहित्य, कला हर क्षेत्र में पारंगत थी। एक बार उनकी बहन, जो अंग देश की रानी थी, और उनके पति जो अंग देश के राजा थे, वो दोनों कौशल्या के घर आए, अयोध्या आए। वो रोमपद राजा रोमपद, और जो उनकी पत्नी का नाम वर्षिनी था, ये दोनों आए और वो निसंतान थे। तो एक बार क्या हुआ कि सभी लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। जो वर्षिनी थी उनकी बहन, वो एक टक से शांता को देखी जा रही थी, क्योंकि वो शांता बहुत ही विदुषी बच्ची थी, किसी को भी उस पर दुलार आ जाएगा। तो उन्होंने बैठे बैठे ही अपने निसंतानता का थोड़ा सा दुख व्यक्त किया, और उन्होंने याचना की कि मुझे शांता को दे दिया जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो रीत रघुकुल की थी। तो इसमें बंधे हुए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को अपने जो रिश्तेदार जो थे, वर्षिनी और रोमपद जी को दे दिए। इस दान को देखते हुए कौशल्या जी को अच्छा नहीं लगा कि उनकी पुत्री को दे दिया गया। तो इसलिए कहा जाता है कि कौशल्या और दशरथ में बहुत ज़्यादा माधुर्य संबंध नहीं था। फिर जब धीरे धीरे वो तो चले गए उनकी पुत्री लेकर के, शांता को लेकर के, लेकिन दशरथ के यहाँ तब कुछ भी संतान प्राप्त नहीं हुआ, और उनको बहुत इच्छा थी कि हमारा पुत्र प्राप्त हो, जो आगे जा कर के दशरथ आगे जाके अयोध्या पे राज करे, हमारा कोई वारिस मिल जाए हमको। तो इस सोच इनमें हमेशा ही दशरथ जी बहुत दुखी से रहते थे कि कैसे करें। तो उधर शांता बहुत ही विदुषी थी, और एक बार क्या हुआ था कि अंग देश में बहुत ज़्यादा मतलब अन्न नहीं उपजा था, बारिश नहीं हुई थी। तो उस दौरान उस देश में श्रृंग ऋषि आए, और श्रृंग ऋषि ने वो पूजा अर्चना की, यज्ञ किया, और उसके बाद वहाँ खूब बारिश हुई, अच्छी खुशहाली हो गई। तो वो जो राजा रोमपद जो थे, उनका विवाह शांता से कर दिए। सिंह ऋषि और शांता शादी करके चले गए। अब दशरथ को जब पता चला कि एक ऐसा यज्ञ होता है, पुत्र कामाक्षी यज्ञ, जिससे पुत्र प्राप्त हो सकती है, तो दशरथ ने वो यज्ञ करवाने की सोची। लेकिन इस यज्ञ की एक खासियत थी कि जो भी ऋषि या जो भी कोई करेगा, उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे उस यज्ञ में जल करके। तो इसकी वजह से कोई ऋषि तैयार नहीं हो रहे थे कि उस यज्ञ को करें। लेकिन जब शांता को पता चली कि मेरे पिता इतने व्याकुल हैं और पुत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका वंश निसंतान हो जाएगा, तो उन्होंने अपने पति को इसके लिए मनाया कि कोई बात नहीं, पुण्य चला जाएगा, फिर पुण्य आ सकता है, लेकिन हमारे पिता के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। और उसके बाद श्रृंग ऋषि मान गए। श्रृंग ऋषि ने पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया, और कहते हैं कि ये यज्ञ उनके आश्रम में ही हुआ, जो अभी भी हिमाचल
में है ये श्रृंग ऋषि का जो आश्रम, और कई सबूत भी इसके पाए गए हैं। और उसके बाद उन वो यज्ञ में से यज्ञ पवित्र यज्ञ अग्नि में से खीर का एक प्याला मिला, जो उन्होंने अपनी रानियों को दे दिया। और तीनों रानियां उनका जो खीर का जो अपना स्वाद करी, और उसके बाद उनके बच्चे हुए, 4 पुत्र पैदा लिए। इधर श्रृंग ऋषि का सारा जो पुण्य प्रताप था वो खत्म हो गया, वो हिमाचल चले गए। और कहते कि आज भी हिमाचल में श्रृंग ऋषि का मंदिर है, और उससे 60 किलोमीटर दूर माँ शांता की मंदिर है, जहाँ अभी भी भीड़ लगी रहती है और आज भी पूजा होती है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर एक किसी भी पात्र को उठा ले, उनकी ऐसी मर्यादा, उनकी ऐसी विचारधारा है, जो अगर हम एक पात्र की भी विचारधारा को अपना ले तो हमारा जीवन संवर जाएगा। उसमें दुश्मन का भी बखान ऐसे किया गया है जिसमें दोष बहुत कम और उसके गुण को ज़्यादा उकेरा गया है। तो रामायण ऐसा ग्रंथ है, उसके कुछ छुए हुए पहलू हैं और कुछ अनछुए पहलू हैं। तो हम लोग को बिल्कुल रामायण को एक बार ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो कहानियों के रूप में ही पढ़ ले या उसको ज्ञानवर्धक पुस्तक के रूप में पढ़ ले, लेकिन रामायण का अध्ययन हम लोग को ज़रूर करना चाहिए। ये सिर्फ हमें अपने पुरातनों का ज्ञान नहीं देता है, बल्कि हमको अपने जीवन, अपनी वैचारिकता को भी सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। कैसा लगा हमारा अनछुए पहलू का जो सेगमेंट 7 है? ज़रूर आप हमको इसके बारे में बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।